नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेमेस्टर्स वाला। और सेमेस्टर्स वाला पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विच इज रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस। सिर्फ यही नहीं, आज की क्लास में हम लोग ये भी समझेंगे कि फोर्स सिस्टम्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम्स क्या होते हैं, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि फोर्स सिस्टम क्या है। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे बहुत सारे जब फोर्सेस लग रहे होते हैं तो उन फोर्सेस को हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं और इन ग्रुप्स को ही हम फोर्स सिस्टम बोलते हैं। तो फोर्स सिस्टम इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फोर्सेस और ग्रुप ऑफ सेवरल फोर्सेस। ये सारे फोर्सेस जो हैं वो एक तरह के होते हैं, यानी इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। फोर्स सिस्टम को बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कोप्लेनर फोर्सेस और एक होते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्सेस यानी कि सारे के सारे फोर्सेस एक सिंगल प्लेन में हैं, यानी कि ये जो फोर्सेस हैं ये टू डायमेंशनल हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर इस बोर्ड पे ही बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे तो उन सारे फोर्सेस को मैं कोप्लेनर फोर्सेस बोलूंगा, क्योंकि सारे फोर्सेस बोर्ड के ही प्लेन में होंगे। लेकिन अगर बॉडी थ्री डायमेंशनल है और अलग अलग फोर्सेस अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं तो उनको हम नॉन कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं, यानी कि ये फोर्सेस थ्री डायमेंशनल होते हैं। वैसे मोस्टली आपको टू डायमेंशनल फोर्सेस से ही डील करना होता है। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में थ्री डायमेंशनल फोर्सेस को भी हम टू डायमेंशनल अज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको किसी कार पे लगने वाले फोर्सेस का एनालिसिस करना है। अब कार एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो अलग अलग प्लेन में होते हैं। जैसे अगर मैं कार का वेट लूंगा तो वो कार के सेंटर पे लग रहा होगा, राइट, यानी कि ये राइट साइड के टायर्स हैं, ये लेफ्ट साइड के टायर्स हैं, तो सेंटर में कहीं पे फोर्स लग रहा होगा। वैसे ही यहां पे दो टायर हैं, एक यहां और एक इसके पीछे, और यहां पे भी दो टायर है, एक ये और एक इसके पीछे। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कार का वेट, उसके टायर के ऊपर लगने वाले रिएक्शंस सारे एक सिंगल प्लेन में लग रहे हैं, राइट। ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाता है और आंसर पे बहुत ज्यादा एरर भी नहीं आता। ओके, तो मोस्टली हम टू डायमेंशनल या कोप्लेनर फोर्सेस का ही एनालिसिस करते हैं। अब कोप्लेनर फोर्सेस को भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कोलिनियर फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन पैरेलल और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। आपको नाम से पता होना चाहिए कि पैरेलल फोर्स क्या होता है, कोलिनियर फोर्स क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है। ओके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में। ओके, तो सबसे पहले तो इन सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं कोलिनियर फोर्सेस क्या है। कोलिनियर बोलने का मतलब एक ही लाइन में, एक सिंगल लाइन में, यानी कि अगर एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस एक लाइन से पास हो रहे हैं, यानी उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इसको हम कोलिनियर फोर्सेस बोलेंगे, राइट। एग्जाम्पल के लिए टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच। अगर रस्सी के एक एंड पे एक फोर्स लग रहा है, दूसरे एंड पे एक फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्सेस रस्सी की लाइन से ही पास हो रहे हैं, यानी कि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, और ये क्या है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। इसके बाद आता है एक बहुत फेमस कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलने का मतलब क्या है, अगर सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि वो एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इसको हम कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। ओके, सारे फोर्सेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सारे वर्टिकल ही होंगे, सारे हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं,
सारे कुछ एंगल पे भी लग रहे हो सकते हैं, लेकिन सबके सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके, इसके बाद आते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। अब कॉन्करेंट बोलने का मतलब क्या है? कॉन्करेंट बोलने का मतलब सारे फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों के तीनों एक सिंगल पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक हुक है, ठीक है, एक हुक है, इस हुक से मैंने अलग अलग बहुत सारी रस्सियां बांध दी और सारी रस्सियों को मैं पकड़ के खींच रहा हूं, तो ये सारी रस्सियां हुक पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो फोर्स सिस्टम बनेगा ये क्या होगा? कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सबका एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ओके, इसके बाद आता है नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यानी कि ना तो सारे फोर्सेस कोलिनियर हैं, ना तो पैरेलल है, ना तो कॉन्करेंट है। ओके, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो, ना तो ये किसी कॉमन पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है, ना तो सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ना तो सारे कोलिनियर। ठीक है, तो ये है नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ओके, अब फोर्स सिस्टम में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, तो कई बार एनालिसिस के टाइम इन सारे फोर्सेस को अलग अलग लेने पे हमारा कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है, इसीलिए हम इन फोर्सेस को आपस में जोड़ देते हैं। अब जोड़ने का मतलब डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये फोर्स 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है और ये 40 न्यूटन है, तो मैं इनको डायरेक्टली 10 + 20 + 40 करके नहीं जोड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये सब अलग अलग डायरेक्शन में हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वेक्टर्स को आप डायरेक्टली स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते। तो वेक्टर एडिशन के अपने अलग रूल्स होते हैं। जब हम बहुत सारे फोर्सेस को जोड़ के एक सिंगल फोर्स बनाते हैं तो उसे कहा जाता है रिजल्टेंट। So what do we mean by resultant? Resultant of a force system is a single force or couple which can replace all the other forces of that force system. मतलब मान लीजिए एक बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। इन सारे फोर्सेस को आपस में जोड़ के अगर मैं एक सिंगल फोर्स बना दूं तो उस सिंगल फोर्स को मैं इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट बोलूंगा। अब ये जो सारे फोर्सेस हैं इनका जो भी कंबाइंड इफेक्ट होगा इस बॉडी पे, रिजल्टेंट का भी वही इफेक्ट होना चाहिए, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम होना चाहिए। जो इफेक्ट आपको यहां मिल रहा है वही इफेक्ट आपको यहां मिलना चाहिए। कौन सा इफेक्ट? एक्सटर्नल इफेक्ट। एक्सटर्नल इफेक्ट यानी कि एक्सटर्नल इफेक्ट यानी वो इफेक्ट जो आप बाहर से देख सकते हो। जैसे बहुत सारे फोर्सेस अगर बॉडी पे लग रहे हैं और बॉडी जो है वो राइट साइड मूव कर रही है, तो ये क्या है? एक्सटर्नल इफेक्ट है, राइट। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, आपको कुछ रिएक्शन मिल रहा है, तो वो रिएक्शन भी क्या है? एक्सटर्नल इफेक्ट, क्योंकि वो बॉडी के बाहर है। इंटरनल इफेक्ट यानी बॉडी के अंदर जो चीजें हो रही हैं, जैसे स्ट्रेस एक कॉन्सेप्ट होता है जो बॉडी के अंदर होता है। तो इंटरनल इफेक्ट दोनों केसेस में अलग होगा, लेकिन एक्सटर्नल इफेक्ट दोनों केसेस में सेम होगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम एक्सटर्नल इफेक्ट की स्टडी करते हैं, राइट। हम यही देखते हैं कि बॉडी के बाहर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर हम झांकते ही नहीं है। तो इसीलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों डायग्राम सेम है। किसी और सब्जेक्ट में अगर आप जाओगे जहां आप बॉडी के अंदर की स्टडी कर रहे हो तो ये दोनों डायग्राम अलग हैं, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जहां हम एक्सटर्नल इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं ये दोनों डायग्राम सेम है। तो ये रिजल्टेंट क्या है? इन सारे फोर्सेस का सम है, या आप बोल सकते हो इन सारे फोर्सेस का इक्विवेलेंट है। ओके, इसको हम लोग सीधे सम क्यों नहीं बोल देते, रिजल्टेंट नाम क्यों रखा है?
क्योंकि एक्चुअल में हम सब फोर्सेस को जोड़ नहीं रहे हैं ना, एक्चुअल में ये सम नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको रिजल्टेंट नाम देते हैं। सो रिजल्टेंट मतलब सारे फोर्सेस का एक इक्विवेलेंट है, एक सम है, जिससे वही इफेक्ट पैदा होता है जो बाकी के अलग अलग फोर्सेस से पैदा होता है। कुछ केसेस में आपको एक सिंगल फोर्स के साथ साथ एक कपल भी मिलता है। कौन से केस में कपल मिलता है ये आप आगे देखोगे। ओके, अब बात आती है रिजल्टेंट निकालने की। तो अलग अलग फोर्स सिस्टम में अलग अलग तरीके से रिजल्टेंट निकलता है। इस लेक्चर में हम पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। अगले लेक्चर में आपको मैं कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो ऐसे अलग अलग फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट अलग अलग तरीके से निकलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। ओके, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर दो पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनको कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो मान लीजिए ये 20 न्यूटन है और ये 50 न्यूटन। इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है 100 mm है, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालो। अब देखिए रिजल्टेंट बेसिकली फोर्सेस का एडिशन है, राइट। अब यहां दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इनको हम आपस में डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर फोर्सेस सारे एक्स में लग रहे हो या सारे वाई में लग रहे हो तो उनको मैं डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में, राइट। एक ऐसा लग रहा है और एक ऐसा लग रहा है, दूसरा ऐसा लग रहा है, तो उनको नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन सारे फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में तो जोड़ा जा सकता है। तो यहां 20 और 50 को जोड़ने पे आपको 70 न्यूटन मिल रहा है। दोनों ऊपर लग रहे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। एक ऊपर एक नीचे लग रहा होता तो सब्ट्रैक्ट होते। तो यहां दोनों को जोड़ने पे टोटल रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 70 न्यूटन, राइट। रिजल्टेंट की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 70 न्यूटन। तो मैंने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, मुझे डायरेक्शन भी पता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव वाई में है तो ये भी पॉजिटिव वाई में ही होगा। लेकिन 20 न्यूटन ए पॉइंट पे लग रहा है, 50 न्यूटन बी पॉइंट पे लग रहा है, बट ये जो रिजल्टेंट है ये कहां लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा, राइट साइड लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, ये हमें नहीं पता है ना। अभी मैं मान लेता हूं कि दोनों के बीच में कहीं पे लग रहा है, ठीक है। अब यहां मुझे इस रिजल्टेंट का डिस्टेंस निकालना है। इसको मैं अभी x बोल देता हूं। तो चैलेंज होता है इस रिजल्टेंट का डिस्टेंस निकालना कि आखिर ये रिजल्टेंट a से या b से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है। अब वो कैसे निकालेंगे, तो यहां हम लगाते हैं वेरिग्नॉन्स थ्योरम। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे पिछले लेक्चर में जाके आप वेरिग्नॉन्स थ्योरम पढ़ लीजिएगा। वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या बोलता है कि किसी फोर्स का किसी पॉइंट पे जो मोमेंट होता है उसके कंपोनेंट्स के मोमेंट के सम के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इस रिजल्टेंट का बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूंगा तो वो उतना ही आएगा जितना उसके कंपोनेंट्स के मोमेंट का सम होगा। अब ये 20 न्यूटन और 50 न्यूटन जो है वो इसके कंपोनेंट ही तो हैं। इन दोनों को जोड़ के ये बना है ना, तो इसको तोड़ के ये दोनों बनेंगे, ये कंपोनेंट ही तो है। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट का मोमेंट लूंगा तो जितना मोमेंट मिलेगा इन दोनों का नेट मोमेंट उतना ही होना चाहिए। अब मोमेंट कहां पर ले, तो आप कहीं पे भी मोमेंट ले सकते हैं, बॉडी के अंदर बाहर किसी भी पॉइंट पे। अभी के लिए मैं ए पॉइंट पे मोमेंट ले लेता हूं क्योंकि मुझे ए से डिस्टेंस निकालना है ना। तो चलिए मैं ए पॉइंट पे मोमेंट ले लेता हूं। तो ए पॉइंट पे मुझे रिजल्टेंट का मोमेंट कितना मिलेगा, 70 न्यूटन।
मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, राइट। आप देख सकते हो इस एरो को अगर मैं ए पे लेके आऊं तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसा भी आ सकता है बट ये लॉन्गेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ से लाने पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो दिस विल बी 70 मल्टीप्लाइड बाय x। अब इतना ही मोमेंट इन दोनों का टोटल मोमेंट होना चाहिए ए पे, तो इन दोनों का ए पे टोटल मोमेंट कितना होगा। अब 20 न्यूटन तो खुद ही ए पे लग रहा है तो उसका मोमेंट तो 0 होगा। 50 न्यूटन का मोमेंट ए पे कितना आएगा, 50 इंटू 100। अभी मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया है, 70 का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज था उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया है, तो 50 न्यूटन का मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इसको भी मैं पॉजिटिव ही लूंगा, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 100। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 50 इंटू 100 बाय 70, यानी कि 71.42857। इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूं 71.43 mm। तो इस रिजल्टेंट की a से दूरी, a से इसका डिस्टेंस 71.43 mm। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अभी मैंने इस फोर्स को ए के राइट साइड लिया और मेरा आंसर पॉजिटिव आया, मतलब मेरा अजम्पशन सही है, ये ए के राइट साइड ही लग रहा है। अगर मैंने इस रिजल्टेंट को यहां अज्यूम किया होता तो मेरे को ये नेगेटिव मिलता। क्यों? अगर मैं इसको यहां अज्यूम किया होता तो इसका मोमेंट क्लॉकवाइज आता और इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे यहां वैल्यू नेगेटिव मिलती। तो नेगेटिव आंसर होने का मतलब है आपका अजम्पशन गलत है। अभी मुझे पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, मतलब मेरा अजम्पशन सही है, ये जो 70 न्यूटन का फोर्स है ये ए के राइट साइड ही लगेगा। कितने डिस्टेंस पे? 71.43 mm। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले फोर्सेस को जोड़ घटा के आप उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर आप रिजल्टेंट को किसी एक जगह लगाकर अज्यूम कर लो उसका डिस्टेंस, फिर आप किसी भी एक पॉइंट पे इसका मोमेंट और इसका मोमेंट दोनों को इक्वेट कर दो, दिस एंड दिस बोथ शुड बी इक्वल। तो जितना मोमेंट इसका आएगा उतना ही मोमेंट इसका आएगा किसी भी पॉइंट पे, एंड देन आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, एक दो सवाल करके देखते हैं और। चलिए ये सवाल करते हैं। टू पैरेलल फोर्सेस आर शोन इन फिगर, डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम ए इज, ये ए पॉइंट है, यहां से रिजल्टेंट फोर्स का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। आपको दो फोर्सेस दिए हैं, 680 न्यूटन 660 न्यूटन, दोनों पैरेलल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ। सबसे पहले तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए डाउनवर्ड फोर्स बड़ा है, इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, अपवर्ड फोर्स छोटा है, इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूं। तो यहां पे मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है? 20 न्यूटन। तो मेरा रिजल्टेंट भी डाउनवर्ड होगा ना, मैंने डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिया है, तो मेरा रिजल्टेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी मेरा रिजल्टेंट डाउनवर्ड हुआ। तो मेरे को रिजल्टेंट की वैल्यू मिल गई 20 न्यूटन। अब ये रिजल्टेंट कहां लग रहा होगा मुझे नहीं पता, चलिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये ए के लेफ्ट साइड लग रहा है। देखो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये ए के लेफ्ट साइड लगेगा या तो राइट साइड लगेगा। अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि ये ए के लेफ्ट साइड कहीं पर लग रहा है, मुझे इसका डिस्टेंस नहीं पता है, तो इसका डिस्टेंस मैं अज्यूम कर लेता हूं यहां से x mm। अब ए पॉइंट पे जितना रिजल्टेंट का मोमेंट होगा उतना इन दोनों का टोटल मोमेंट होगा, राइट। तो वेरिग्नॉन्स थ्योरम से मैं लिख सकता हूं मोमेंट एट ए इक्वल टू 20 न्यूटन का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा 20 इंटू एक्स, राइट, ये एंटी क्लॉकवाइज आया। इस 680 न्यूटन का मोमेंट भी एंटी क्लॉकवाइज होगा लेकिन 660 का क्लॉकवाइज होगा। तो अब मुझे इन दोनों का नेट मोमेंट लेना है ए पे,
इसका मोमेंट कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा 680 मल्टीप्लाइड बाय 800 माइनस, ये क्लॉकवाइज है इसको नेगेटिव ले लेते हैं, 660 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो यहां से हमें x मिल जाएगा mm में, 680 इंटू 800 माइनस 660 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ रहा है 10,700 mm। अरे बाप रे, इतनी बड़ी वैल्यू, ये तो बॉडी के बाहर चला गया। तो सर ये तो 800 mm 900 mm की तो लंबी ये बीम है, बाहर कैसे लग रहा है रिजल्टेंट, इतना दूर कैसे लग रहा है, हवा में लगेगा क्या रिजल्टेंट? बिल्कुल हवा में लग सकता है। सर कैसे? बेटा रिजल्टेंट कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है ना, आप अज्यूम कर रहे हो कि इन दोनों की जगह एक सिंगल फोर्स लग रहा होता तो क्या होता, तो ये एक इमेजिनरी फोर्स है, और इमेजिनरी फोर्स तो कहीं भी लग सकता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसका ए से, 10,700 mm, और चूंकि पॉजिटिव वैल्यू मिली है मतलब मेरा अजम्पशन सही है, ये फोर्स ए के लेफ्ट साइड ही आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 फोर्सेस शोन इन फिगर एक्ट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी mm फ्रॉम डी। तो यहां 3 फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट ये डी पॉइंट जो है इससे कितने डिस्टेंस पे लगेगा। सबसे पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहां 3 में से 2 फोर्सेस लेफ्ट साइड लग रहे हैं, एक फोर्स राइट साइड लग रहा है। बड़ा फोर्स जो है वो राइट साइड लग रहा है, इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो ये हो गया 2400। ये दोनों लेफ्ट साइड लग रहे हैं, इसको मैं नेगेटिव ले लूंगा, -600 -400 कितना हुआ, 1400 न्यूटन। पॉजिटिव मिल रहा है मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये राइट साइड लगेगा। तो भैया रिजल्टेंट की वैल्यू 1400 न्यूटन है जो राइट साइड लगेगा, लेकिन ये रिजल्टेंट डी के ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। वैसे थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि ऊपर ही लगेगा, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि यहां कहीं पे लग रहा होगा। डी से कुछ y डिस्टेंस पे लग रहा होगा, तो मैं इस y की वैल्यू कैसे निकालूं? तो भैया डी पे मोमेंट ले लेते हैं। तो डी पर रिजल्टेंट का मोमेंट कितना आएगा, क्लॉकवाइज आएगा 1400 इंटू वाई। मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ले लिया है। अब ये जो 2400 न्यूटन है इसका मोमेंट भी क्लॉकवाइज ही आएगा, कितना होगा 2400 इंटू 150 150 150 450। अब ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे डी पे, तो 600 इंटू 300 -400 इंटू 150। सॉल्व करके मुझे y मिल जाएगा, तो 2400 इंटू 450 -600 इंटू 300 -400 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 1400, तो मुझे यहां मिल रहा है 600 mm। यानी कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है डी से 600 mm ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।